हेलो गाइस, आई एम आकांक्षा तिवारी। आज हम आप सबको उत्तर वैदिक काल के बारे में उसका पूरा विस्तृत वर्णन बताएंगे। तो यहाँ भारतीय इतिहास का यह एक महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी काल था। इसका जो समय है आमतौर पर 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ऋग्वैदिक काल के बाद जो बदलाव भारतीय समाज, राजनीति, धर्म और अर्थव्यवस्था में आए, उसी के संयुक्त रूप को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इस काल की जानकारी हमें मुख्य रूप से 3 वेदों, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, अरण्यकों, उपनिषदों से मिलती है। इस युग की एक और बहुत बड़ी विशेषता है लोहे के बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया और पेंटेड ग्रेवियर मतलब चित्रित धूसर मृतभांड भी इस संस्कृति का हिस्सा बने। इसका भौगोलिक विस्तार था। ऋग्वेद काल में आर्य मुख्य रूप से सप्त सिंधु, पंजाब और आधुनिक पाकिस्तान क्षेत्र तक सीमित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मुख्यतः केंद्र अब आर्यों का मुख्य केंद्र पंजाब से हटकर कुरुक्षेत्र और गंगा यमुना दोआब बन गया। जो मुख्य केंद्र था वो जो सिर्फ ऋग्वैदिक काल में पंजाब तक सीमित था, अब वो पंजाब से आगे निकलकर कुरुक्षेत्र, गंगा यमुना दोआब पूरा बन गया। वे पूर्व में गंडक नदी तक पहुँच चुके थे, जिसका उल्लेख सतपथ ब्राह्मण से वेद माधव की कथा में हमें मिलता है। इसका जो प्रमुख एरिया था इस काल में कुरुक्षेत्र के आसपास और पंचाल, जिसमें वर्ली, बदायूं और फर्रुखाबाद जैसे सबसे शक्तिशाली राज्य उभर कर आए। फिर इनका राजनीतिक जीवन पढ़ेंगे। तो उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक ढांचा पूरी तरह बदल गया था। जो ट्राइबल व्यवस्था का स्थान अब टेरिटोरियल यानी क्षेत्रीय राज्यों ने ले लिया था। जनपद का जो उदय था, ऋग्वैदिक काल के छोटे छोटे कबीले जो थे वो मिलकर अब बड़े राज्य जनपदों में बदलने लगे थे। जैसे भारत, कुरु कबीले मिलकर कुरु बने, तुर्बुस और कृबि मिलकर पांचाल बने। राजा की शक्तियों में वृद्धि हुई। राजा अब केवल कबीले का रक्षक नहीं बल्कि वे भूमि का स्वामी और एक विशाल साम्राज्य का शासक था। राजाओं ने सशक्त दिखाने के लिए एक रथ, सम्राट और राजाधिराज जैसी कई उपाधियां भी धारण की। सभा और समिति का पतन हो गया यहाँ। ऋग्वैदिक काल की जो लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे सभा और समिति अब कमजोर हो गए थे। उन पर राजा और उच्च वर्ग का नियंत्रण खत्म हो गया था। महिलाओं का सभा में प्रवेश प्रतिबंधित था। जितनी भी महिलाओं से लेकर जो कुरीतियाँ थीं वो सब इसमें उत्तर वैदिक काल में आ चुकी थी। भव्य यज्ञ, राजा अपनी शक्ति और सर्वोच्चता सिद्ध करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ करने लगे। जैसे राजसूय यज्ञ राजा के सिंहासन के बाद के समय होता था। अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य के विस्तार और क्षेत्र पर अधिकार के लिए किया जाता था। जैसे भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। फिर वाजपेयी यज्ञ, रथ दौड़ का आयोजन जिसमें राजा की शक्ति का प्रदर्शन होता था। फिर कर, टैक्स की व्यवस्था, राजा को जो दिया जाने वाला बलि था, कर था, अब एक अनिवार्य कर बन गया। इसे वसूलने के लिए भागदूत नामक अधिकारी की नियुक्ति की जाने लगी। इनकी जो सोशल लाइफ थी, उत्तर वैदिक काल की सोशल लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए। इस काल में सामाजिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा जटिलता और रूढ़िवादिता आई। वर्ण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण हुआ। ऋग्वेद काल में जो वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी, वही उत्तर वैदिक काल में यह जन्म पर आधारित हो गई। समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्गों में बट गया। ब्राह्मण का काम था धार्मिक अनुष्ठान और शिक्षा देना। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, शासन चलाना। वैश्य कृषि, व्यापार और पशुपालन करते थे। और जो शूद्र थे जो तीनों वर्णों की सेवा करते थे। इन वेदों के अध्ययन और उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। शूद्र और महिलाओं की जो स्थिति थी वो काफ़ी गिर चुकी थी। उत्तर वैदिक काल में आते आते महिलाओं की स्थिति में भी गिरावट आई। ऋग्वैदिक काल की तुलना में जो महिलाओं की स्थिति थी इस समय यहाँ काफ़ी कमज़ोर हुई। उन्हें राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया। बाल विवाह की शुरुआत हुई। उन्हें पुरुष के अधीन माना जाने लगा। जैसे मैत्राणी संहिता में ऐसा कहा गया है कि जो स्त्री है उसको पासा यानी जुआ और मदिरा के साथ 3 मुख्य बुराइयों में गिना जाता है। हालांकि गार्गी, मैत्रेयणी जैसे विदुषी महिलाओं के अपवाद भी मिलते हैं। आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। मानव जीवन को 100 वर्ष मानकर उसे 4 आश्रम में बांट दिया गया, जिसका पहला सुस्पष्ट जो उल्लेख है वो जवालोपनिषद में मिलता है। ब्रह्मचर्य तो 25 साल तक शिक्षा प्राप्त करना, फिर गृहस्थ 25 से 50 साल तक सांसारिक जीवन व्यतीत करना, फिर वानप्रस्थ 50 से 75 तक जो ईश्वर चिंतन के लिए बन जाना, और 75 से हैंड संन्यास और मोक्ष प्राप्ति के सब कुछ त्याग देना। गोत्र संस्था की स्थापना। गोत्र शब्द का जो मूल अर्थ था वह स्थान जहाँ पूरे कुल का गायें बाती जाती थी। इस काल में यही एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लागा के वंश प्रतीक बन गया और सगोत्र एक ही गोत्र में विवाह प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर आर्थिक जीवन। इनका आर्थिक जीवन था ऋग्वैदिक काल की पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था अब कृषि अर्थव्यवस्था में बदल चुकी थी। कृषि का जो मुख्य व्यवसाय था लोहे के औजारों की खोज ने कृषि में क्रांति ला चुकी थी। घने जंगलों को साफ करके बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। सतपथ जो ब्राह्मण है उसमें कृषि की 4 क्रियाओं जुताई, बुवाई, कटाई और मड़ाई का विस्तार का उल्लेख है। यहाँ की जो प्रमुख फसलें थीं जैसे जौ नहीं बल्कि ब्री, चावल और गेहूं मुख्य उत्पादन थे।
लोहे का प्रयोग इस काल में लोहे को श्याम अयस्क और तांबे को कृष्ण अयस्क तांबे को लोहित अयस्क और लोहे को श्याम अयस्क या कृष्ण अयस्क कहा जाता था। लोहे ने युद्ध के हथियारों और खेती के उपकरणों दोनों को बदल दिया। शिल्प और व्यापार का विकास हुआ। कपड़े बुनना, चमड़े का काम शुरू हुआ। मिट्टी के बर्तन, मृदभांड बनाना, धातु कर्म का विकास हुआ। व्यापार में बार्टर सिस्टम का चलन हुआ, जैसे निष्क, शतमान, कृष्णल जैसी मापन की इकाई का प्रयोग मुद्रा की तरह होने लगा। फिर जो उनकी जो रिलीजियस लाइफ थी। उत्तर वैदिक काल में धर्म का जो स्वरूप है अत्यधिक जटिल, खर्चीला और कर्मकांडी हो गया। देवताओं के महत्व में बदलाव। ऋग्वैदिक काल के जो प्रमुख देवता इंद्र थे, युद्ध के देवता माने जाते थे। अग्नि का महत्व कम हो गया, इंद्र का महत्व कम हो गया। उनकी जगह नए देवताओं ने ले ली, जैसे प्रजापति, ब्रह्मा, जिन्हें सृष्टि का रचयिता और सर्वोच्च देवता माना गया। विष्णु, जिन्हें संसार का पालक और रक्षक माना गया। रुद्र, संहार के देवता के रूप में पूजे जाने लगे। कुशन, जो पहले पशुओं के देवता थे, अब शूद्रों के देवता बन गए। यज्ञ और कर्मकांड की प्रधानता थी यहाँ। धर्म अब प्रार्थना के बजाय जटिल यज्ञों, पशु बलियों, मंत्रोच्चारण पर आधारित हो गया। ब्राह्मणों का जो महत्व था उस समय अत्यधिक बढ़ गया था, क्योंकि ऐसा माना जाने लगा कि बिना सही मंत्रोच्चारण और ब्राह्मणों की यज्ञ सफल नहीं हो सकता है। फिर उपनिषदों का उदय हुआ। इस काल के अंत में कर्मकांडों, अंधविश्वासों के खिलाफ एक बौद्धिक क्रांति हुई, जिसे हम उपनिषदों के रूप में देखते हैं। उपनिषदों ने यज्ञों की तुलना जो थी वो टूटी हुई नाव से की और कर्मकांड के स्थान पर ज्ञान मार्ग, ब्रह्म, आत्मा और मोक्ष पर बल दिया। अब इसका हम पूरा कंक्लूजन पढ़ते हैं। तो उत्तर वैदिक काल वह समय था जिसने आधुनिक हिंदू समाज की नींव रखी, जहाँ एक ओर कृषि के विकास और लोहे के प्रयोग ने भविष्य के महाजनपदों का मार्ग प्रशस्त किया, वहीं दूसरी ओर वर्ण व्यवस्था के कठोर होने और धार्मिक कर्मकांडों के बढ़ने के कारण समाज में काफ़ी असमानता आई। इसी सामाजिक और धार्मिक असंतोष के परिणाम स्वरूप आगे चलकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म जैसी नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। हमने इसको आपको MPPSC के 2, 7 और 10 मार्क्स के लिए पढ़ा दिया है। आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। कल अब हम महाजनपद शुरू करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।